It's our great privilege and honor that Lodha ji has made the time to come here. And as he was coming in, I was trying to decide कि प्रश्न क्या पूछें. Now he has worn many hats in his life, but आज मैं आपसे जो चर्चा करना चाह रहा हूं उसके पीछे दो रीजन हैं. एक, मुंबई हमारी फाइनेंशियल राजधानी है और कईयों ने प्रयास किए और प्रयास चलते रहेंगे, बट मुंबई फाइनेंशियल राजधानी है. दूसरा, रियल एस्टेट का भी कैपिटल है. आपका अनुभव इन सब विषयों से है, इसलिए पहला प्रश्न मेरा कि आज रेरा के आने के बाद बैंक फंडिंग और बाकी जो क्लीन अप हुआ है रियल एस्टेट में, ये कितना महत्वपूर्ण है, जिससे साधारण व्यक्ति को भी और अमीर से अमीर व्यक्ति को भी आज इतने बढ़िया क्वालिटी के बट इतने महंगे घर भी मिल पा रहे हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, उसमें एक बड़ा निर्णय रेरा के इंट्रोडक्शन का है. रेरा के पहले क्या हालत थी और रेरा के बाद में क्या है, इसका यदि फर्क जानना हो तो रेरा के पहले हर 100 बिल्डिंग में से 50 बिल्डिंग में कुछ न कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल एग्रीमेंट की टर्म्स कुछ न कुछ होता था. रेरा के बाद में 99% एग्रीमेंट क्लीन होते हैं, बिल्डिंग एज पर लॉ बनती है. इट्स ए बिग प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला टू ऑल द फ्लैट ओनर्स एंड यूजर्स. सो इसके बाद और एक बड़ा फायदा ये हुआ कि जो कभी कभी बरसात के अंदर नाले में जब ज़्यादा पानी आ जाता है तो बीएमसी सफाई करे कि नहीं करे, शहर की अपना आप सफाई हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी के साथ में सब कचरा बाहर निकल जाता है. तो वैसा ही इस रेरा में आने के बाद में हुआ. जो लोग फ्लाई बाय नाइट रियल एस्टेट में आ गए थे, सब लोगों को कंपल्सरीली बाहर जाना पड़ा. और अब ये एक प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मुंबई नहीं पूरे देश में बचा है. हेड्स ऑफ टू श्री नरेंद्र भाई मोदी. और महाराष्ट्र के अंदर तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पहले भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रियल एस्टेट के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट करते हुए रियल एस्टेट को आगे बढ़ने देना, ये जितना जरूरी बिजनेस इस मुंबई शहर के अंदर है, उतना ही जरूरी बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए अफोर्डेबल घर, अच्छे घर और कन्वीनियंट घर देना भी है. उन्होंने अच्छा बैलेंस किया है. लोधा जी, 11-12 साल पहले 2013-14 तक ऐसी नौबत आ गई थी देश भर में, केवल मुंबई महाराष्ट्र की बात नहीं हो रही है, जहां पे लोगों के जो स्वप्न थे एक अपना घर हो, वो स्वप्न कंकाल में बदल गए थे. इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स थे. आपने जिस चीज का उल्लेख किया, बैंक फाइनेंसिंग के इशू थे, बहुत बड़ा रियल एस्टेट बबल भी हुआ. आज अगर हम रियल एस्टेट में सबसे बड़ा प्रश्न किसी से पूछें, और हमारे पास हमारी चैनल पे प्लेटफॉर्म्स पे लोग आके प्रश्न पूछते हैं, घर इतने महंगे हो गए और खासकर कोविड के बाद केवल लग्जरी सुपर प्रीमियम मकान बिक रहे हैं. जो अफोर्डेबल हाउसिंग थी, आपने सरकार का उल्लेख किया, उन्होंने प्रयास भी किए, वो शायद चल नहीं पा रही है. आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, यहाँ बैंक्स के सब हुज हु बैठे हैं और करीब करीब हर बैंक्स के अंदर हाउसिंग लोन की ब्रांच होती है. तो क्वांटम भली लग्जूरियस हाउसिंग का लोन का ज़्यादा होगा अमाउंट में, पर यदि आप नंबर ऑफ कस्टमर ढूंढेंगे तो मैं पक्का मान के चलता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ज़्यादा है. जितने हमको दिखते हैं बड़ी बड़े घर या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां 2 करोड़, 1 करोड़, 5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक के फ्लैट हैं, वो नंबर कम है. पर इसके साथ में जहां पर आज भी 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 75 लाख के जो फ्लैट बन रहे हैं, वो नंबर बहुत ज़्यादा है. पर लोगों को मुंबई की एक खासियत है, मुंबई के अंदर हर आदमी बेस्ट चाहता है और बेस्ट के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बेस्ट घर लेते हैं. और ये मुंबई के बढ़ने का एक कारण है कि यहाँ के लोगों को हर चीज़ में अपनी पसंद की चीज़, अपनी चॉइस की चीज़ पसंद करके इंटेलिजेंटली लेते हैं. और इसीलिए यहाँ की हाउसिंग की डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है, ना कभी होगी. कम नहीं हुई है और ना कभी होगी. क्या लग्जरी मार्केट भी इसी स्पीड पे, रफ्तार से बढ़ता रहेगा, कि कहीं आपको लगता है कि अब लग्जरी मार्केट की जो रेट है और जो साइज है अब उसमें पीक आ गया है? नहीं, पीक नहीं आएगा.
उसका कारण ये है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो आगे बढ़ रहा है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वी ऑल एग्री ऑन इट, कि आज से 10-15 साल पहले, मोदी साहब के आने के पहले, 15 साल के पहले के 10 साल गिन लीजिए, कितना सारा कन्फ्यूजन था। अभी वो कन्फ्यूजन दूर होके कितना कॉन्फिडेंस आ गया है, और ये कॉन्फिडेंस भारत को आगे बढ़ रहा है, भारत में रहने वाले लोगों को आगे बढ़ा रहा है, भारत के बिजनेसमैन को आगे बढ़ा रहा है, और इसके लिए भारत की इकोनॉमी बूम करेगी, भारत आगे बढ़ता जाएगा। कोई हमारा साथ दे तो उसको साथ में लेके आगे जाएंगे, कोई हमको रोकने की कोशिश करेगा तो उसको साइड में करके आगे जाएंगे। पर भारत का माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना पक्का है। मैं जितना समझ रहा हूं, मोदी जी ये जो इस बार के 5 साल हैं, इन 5 सालों के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देने वाले हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, उसमें एग्रीकल्चर भी आता है, उसमें इंडस्ट्रीज भी आती है, पर वो भारत को इतना आगे लेकर जाएंगे कि जो कि आप यदि उसका कंपेयर करना चाहते हैं तो केवल गुजरात से कर सकते हैं। मोदी साहब के आने के पहले गुजरात के अंदर हर साल कभी अकाल पड़ता था, कहीं पानी की प्रॉब्लम थी, इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। मोदी साहब के पीरियड पूरा करते करते समय गुजरात कहां चला गया। आने वाले समय में भारत वही होगा जो कि उन्होंने गुजरात में कर दिखाया, बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ एक्शन, ही इज ए मैन ऑफ विजन, एंड ही हैज ए कमिटमेंट टू डू दैट, एंड ही हैज ए कैपेबिलिटीज टू एग्जीक्यूट इट, सो ही विल एग्जीक्यूट ऑल हिज प्लान इन टाइम। आपने गुजरात का उल्लेख किया, तो गुजरात में गिफ्ट सिटी है। कई लोग ये मानते हैं कि कई प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से ले लिए गए और गुजरात गए, महाराष्ट्र का नुकसान हुआ, और गिफ्ट सिटी भी कहीं ना कहीं मुंबई जो आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल राजधानी है हमारी, उस पर असर पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस विषय पे? नहीं, ये तो एक बहती हुई गंगा है, कोई किसी को रोक नहीं पाता। किसी को गिफ्ट सिटी में जाना है तो वो गिफ्ट सिटी में जाएगा, किसी को बेंगलोर में जाना है वो बेंगलोर में जाएगा। पर दुनिया में कोई भी आदमी जब भारत में आना चाहता है तो उसकी नज़र में सबसे पहले मुंबई ध्यान में आती है, और मुंबई में रहने वाला आदमी, मुंबई की आदतें ऐसी है, मुंबई की लाइफ ऐसी है कि जो एक बार मुंबई में रह गया वो मुंबई छोड़कर कभी जा नहीं सकता। और इसके लिए अहमदाबाद हो, गिफ्ट सिटी हो, जो भी होना है होता रहेगा, सब अपना अपनी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, पर मुंबई का कंपैरिजन कभी हो नहीं पाएगा। मुंबई भारत की आर्थिक कैपिटल है, मुंबई दुनिया का अट्रैक्शन है, मुंबई अच्छे लोगों की अच्छी सिटी है, जहां प्रोफेशनल लोग रहते हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ईमानदारी से लाइफ के अंदर अपना खुद का स्थान पाना चाहते हैं। और यह मुंबई की सबसे बड़ी ताकत है कि यहाँ का जो डब्बे वाला है उसकी भी कभी कोई शिकायत नहीं करता, और जो टेलर है वो जिंदगी भर महिलाओं के, पुरुषों के सबके मेजरमेंट करता है, उसकी भी कोई शिकायत नहीं करता। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के साथ में भी यहाँ पर सबको ऑनर होता है काम करने का। मुंबई इज मुंबई, नोबडी कैन रिप्लेस एंड बीट मुंबई। Maximum City, a round of applause for this point because we have this event in Bombay. आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, और मैंने जीवन में जब काम शुरू किया तो 1997 जून में यहीं पे काम नारीमान पॉइंट पे शुरू किया था, और मुझे लगता है कि तब से लगातार मुंबई में रह के आते जाते जितनी कंस्ट्रक्शन मुंबई में अब हो रही है ये पहले कब नहीं हुई। तो इसमें दो पहलू हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रह रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बट अगर आप लोगों से पूछें कि हर जगह सब कुछ खुदा हुआ है तो लोग परेशान भी हैं। आप मुंबई के एक प्रकार से, जो आप पालक मंत्री हैं, आप सारा जानते हैं, रियल एस्टेट भी समझते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं, ऐसा क्यों है? कहीं पे कमी रह रही है कि बहुत ज्यादा काम एक साथ ले लिया गया है? ऐसा है कि आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि मुंबई जगह जगह से खुदी हुई है, पर जो खुदी हुई मुंबई होती है उसके बाद में जो कोस्टल रोड बनी है वो भी खुदी हुई जगह में से ही कोस्टल रोड का निर्माण हुआ है। इट्स ए इंजीनियरिंग मिरेकल। ऐसा कोस्टल रोड जो साथ में सीलिंग के साथ लिंक होकर, कोई कभी इसके पहले कोई भाषण करता या प्रेजेंटेशन करता तो यहाँ जो बैठे हुए हैं इसमें से 10% लोग भी 10 साल पहले विश्वास नहीं करते कि ऐसा कोस्टल रोड बन जाएगा। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने उसको प्लान किया, परमिशन लेके ही काम शुरू किया, और अभी लास्ट ब्रांच का भी अभी 1 महीने पहले इनॉग्रेशन किया। सो जो मुंबई आपको खुदी हुई दिख रही है वो आप उसको ऐसा समझ लीजिए कि वो बर्थ पेन्स हैं। अच्छा, बच्चे के जन्म लेने के पहले माँ को पेन होता है, वैसे मुंबई को भी पेन हो रहा है
पर जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे, तो सबसे ज्यादा एंजॉय माँ करती है और ये मुंबई शहर भी अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एंजॉय करेगा। आपकी और आपकी सरकार में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कार्यशैली में क्या परिवर्तन है? क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार के समय हमने देखा लगभग हर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे सवाल उठा, एनवायरनमेंट का सवाल उठा, कुछ और सवाल उठे, डिलेज होते गई। कई लोग यहाँ पे इंडस्ट्री के लोग हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी रहे होंगे, प्रोजेक्ट फाइनेंस कर चुके हैं। अब अंतर क्या है तब से? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं, उद्धव साहब भी एक बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ कमेंट करने का मेरे को अधिकार भी नहीं है। और इंडिया टुडे जैसा एक भारत का सबसे अच्छी मैगजीन, इंडिया टुडे नाम आपने क्यों रखा मुझे पता नहीं है, पर आज की डेट में जो टुडेज इंडिया जो बना हुआ है, उसको इतनी स्थिति लाने में इंडिया टुडे की मैगजीन का भी बड़ा रोल है। और इसलिए इस स्टेज के ऊपर तो मैं कुछ भी ऐसा उनके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि ही हैज फेल्ड हिमसेल्फ मिजरेबली। ही गॉट ए चांस टू लीड द स्टेट। ये एक महाराष्ट्र सैकड़ों सालों से दुनिया को, भारत को लीड करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहीं से हिंदुस्तान के अंदर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। टाटा ने जो यहां पर इंडस्ट्री की एस्टेब्लिश की, आज भी टाटा का नाम दुनिया के अंदर किसी टाटा का नाम से कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें उसको किसी को डिटेल देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि इसकी क्वालिटी क्या है और रेट क्या है। ये जो मुंबई की खासियत है, इस मुंबई के अंदर उद्धव ठाकरे साहब को गवर्न करने के लिए मौका मिला था। उन्होंने उसको जाने दिया। उनके मन में क्या क्या बातें थी भगवान को मालूम या उनको मालूम। मुझे तो शायद ये भी लगता है कि उनके दिमाग में कभी कुछ बात रहती थी, कभी कुछ बात रहती थी, पर हमने उसका भुगतान किया। कोई जरूरी नहीं थी मेट्रो को रोकने का, कोई जरूरत नहीं थी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक देने का। आज मुंबई के अंदर यदि उस समय के 2.5 ब्लैक ईयर नहीं आए होते तो अभी तक देवेंद्र फडणवीस जी उस समय तक कंटिन्यू कर गए होते, हमारी सरकार कंटिन्यू कर गई होती, तो मेट्रो अभी तक चल रहा होता। और मेट्रो अभी तक चल रहा होता तो मुंबई के लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होती है। हम अभी भी कभी दिल्ली में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, यदि अच्छी मेट्रो है तो हम गाड़ी छोड़ के मेट्रो में जाना पसंद करते हैं। 2 साल इंतजार करिए, मुंबई में अभी जो मेट्रो का जाल बिछ रहा है उसके बाद में आपको पता लगेगा। अभी जैसे कोई विश्वास नहीं करता कि कोस्टल रोड के बाद में कई सारी रोड्स जो कभी बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती थी वो खाली हो गई हैं। मेट्रो जब पूरा हो जाएगा तो मुंबई की यही हालत होगी कि लोग गाड़ियां स्टेशन पे छोड़ के मेट्रो से सफर करेंगे। उद्धव ठाकरे साहब ने वो अपॉर्चुनिटी लूज की। आपने मेट्रो की बात की, ये बड़ा एक, मेरे हिसाब से आपका इस पे जो उत्तर होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हमने देखा हैदराबाद में सरकार बदली और चुनावी एक वायदा था मेट्रो में महिलाओं को फ्री राइड दी जाए, और बाकी जगहों पे भी हो रही है। कई लोग सब्सिडी दे रहे हैं सरकार से, और वहां हमने देखा कि उस मेट्रो प्रोजेक्ट के रिटर्न ऑन कैपिटल पे ही सवाल उठाया। मुंबई है, कई प्रकार की योजनाएं आपकी सरकार ने भी दी हैं, कहीं ये खतरा यहां के मेट्रो पे तो नहीं बाद में आने वाला? लोधा जी नहीं, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी साहब ने एक बहुत स्पष्ट बात अभी 1 महीने भर पहले की थी। उन्होंने बोला था कि हम टाइट रोप पे चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, हम कैश सरप्लस नहीं रहेंगे, पर जो हमने कमिट किया है, जो हमने डेवलपमेंट के बारे में सोचा है, वो सब हम बिना कंप्रोमाइज के पूरा करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, यहां बैठे हुए कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि नहीं ये तो पॉलिटिकल भाषण है, आप इतने सारे रुपए लाडकी बहना पे खर्च करने के बाद में आप इसको क्यों समझ रहे हो कि आपके पास में पैसा सरप्लस रहेगा। तो लाडकी बहन योजना जो आप नाम नहीं ले रहे हैं, पर सबसे बड़ा कैश आउटफ्लोवास पे जा रहा है, आप सब इस बात को मानते हैं, मैं भी मानता हूं, ठीक है। तो उसमें क्या होने वाला है? इट इज नॉट ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। अब आप देखेंगे तो लाडकी बहन योजना में 50% से ज्यादा बहनों ने अपने महिला बचत गट बना लिए हैं। वो 1500 रुपए जमा करके उसके अंदर डाल रही हैं। उसमें से कोई 4-5 महिला गुट बना के अपनी फैक्ट्री, अपना बिजनेस शुरू कर रही हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बन जाएगा लाडकी बहन योजना का आउटपुट। और आप विश्वास रखिए कि 2-3 साल के बाद के अंदर कभी आपके अखबार में, इंडिया टुडे में न्यूज छपेगी
कि जो यूएनओ से आए थे कि यूएसए से एक टीम आई है, वो भारत में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के अलावा लाडकी बहन योजना का स्टडी करने के लिए भी गई है। इतनी ये सक्सेस होने वाली है। इट इज नॉट वेस्टेज ऑफ मनी, इट्स ए इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन विच वर डिनाइड देयर राइट बिफोर। लोधा जी, आप उद्योगपति रहे हैं कुछ वर्षों से, अब आप सामाजिक कार्यों में ज्यादा समय दे रहे हैं, पर आपने बैलेंस शीट जिंदगी भर देखा है। तो आपके निजी फर्म का बैलेंस शीट और महाराष्ट्र राज्य का अपना बैलेंस शीट, तो जो बैलेंस शीट पे लोग सवाल उठा रहे हैं लाड़की बहन योजना या बाकी योजनाओं के कारण, मैंने फडणवीस जी से ये सवाल दावोस में भी पूछा था महीना भर पहले। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का जो बैलेंस शीट है वो बैंकेबल बैलेंस शीट रहेगा? देखिए सॉरी, मैं एक बीजेपी पार्टी का मेंबर हूं, इसलिए मेरे हर बात को इस एंगल से देखा जा सकता है कि मैं अपने लीडर्स को या अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। पर आप 2014-19 में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के समय उन्होंने जल शिवार योजना शुरू की थी। आज जितना लाडकी बहना का क्रिटिसिज्म हो रहा है, उससे ज्यादा क्रिटिसिज्म उस समय उसका हुआ था। अब उसका रिजल्ट क्या निकला है? उसका रिजल्ट ये निकला है कि जहां जहां पर जल शिवार योजना के अंदर छोटे छोटे डैम बने, वहां पर वाटर लेवल ऊपर आ गया। वाटर लेवल ऊपर आ गया तो किसानों को बाद में लोन माफ करने की शायद थोड़े दिनों बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी खेत अपना आप सोना उगलेगा। तो ये कोई इकोनॉमिक, ये जो विजार्ड होते हैं वो ये सोच सकते हैं। और मेरी समझ ऐसी है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को इकोनॉमी की बहुत अच्छी समझ है, और वो जो कुछ करते हैं उसका एंड रिजल्ट पहले करके फिर बाद में पहला कदम आगे उठाते हैं। और इसके लिए हमारी बैलेंस शीट अच्छी रहेगी, आज भी अच्छी है। और आपने एक साल के बाद में इंडिया टुडे के प्रोग्राम में वापस बुलाया, तो वापस आपको उस समय आज से भी और अच्छी नजर आएगी। जरूर बुलाएंगे। एक महीने बाद यहाँ पे भारत के सबसे बेस्ट सीईओज का भी कार्यक्रम हम यही इसी सभागार में करने वाले हैं। आखिरी एक दो प्रश्न पूछूंगा। एक प्रश्न ब्याज दरों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप रियल एस्टेट को समझते हैं। हमने पिछले कुछ समय में देखा कि ब्याज दरें जो हैं वो काफी बढ़ी रहीं। अब जाके आरबीआई ने कुछ उसमें परिवर्तन लाना शुरू किया है, 25% आज एक बड़े बैंक ने अनाउंस किया है। क्या ब्याज दरों को लेके भी थोड़ी कहीं परेशानी है, खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में? क्योंकि पैसा बहुत महंगा है, उद्योग के लिए भी पैसा महंगा है लोधा जी, और जो होम बायर है उसके लिए भी ये पैसा महंगा है। मैंने मेरी सारी जिंदगी रियल एस्टेट किया है। 5 साल पहले, मैं वैसे 35 साल से मैं पब्लिक लाइफ में एमएलए हूं, पर मैंने 5 साल पहले पूरा बिजनेस छोड़ दिया। मैंने मेरी लाइफ का स्टार्टिंग 1800 रुपये की नौकरी से किसी के यहाँ किया था। उसके बाद में मेटल सप्लाई का बिजनेस करता था। खूब मार खा खा के तकलीफ पापा के यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मुझे ग्राउंड की पूरी समझ है। मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, एक भी रियल एस्टेट कंपनी ब्याज से नुकसान में नहीं जाती है। एक भी रियल एस्टेट कंपनी को ब्याज का लॉस नहीं होता है। लॉस और नुकसान कब होता है कि जब या तो आप डाइवर्सिफाई कर दो, या आपकी बर्थडे पार्टी के अंदर एक स्पेशल फ्लाइट लेके सबको जकार्ता लेके जा रहे हो और वहां पे 7 स्टार होटल के अंदर पार्टी कर रहे हो। ये सब लोगों के पैसों से जब होता है, तब आप नाम लेते हैं कि हमारा ब्याज का रेट ज्यादा है, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस ज्यादा है। ये सब सच नहीं है। सच आपकी ईमानदारी है। लोगों को लिए हुए पैसों को यदि आप लोगों का आपके प्रति विश्वास का डिपॉजिट समझ के यदि आप उसका बिल्डिंग का डेवलपमेंट करते हो, तो कभी आपको कोई ब्याज की मार नहीं पड़ती। और भारत के अंदर ब्याज कभी भी तकलीफ नहीं देता है। भारत के लोग बाई बर्थ बैंकर हैं, आज से नहीं है। ये तो जो आप बड़े बड़े बैंकर्स का सम्मान कर रहे हैं, वो तो सम्मान के लायक है ही नहीं है। पर उससे भी ज्यादा हमारे भारत के अंदर आज से 50, 100 नहीं, 1000 साल पहले से जो हमारे परिवार की महिलाएं हैं वो बैंकर हैं। और जब परिवार में कुछ भी नहीं होता, सब जगह से लोन मिलना बंद हो जाता है, तो घर की माँ या आपकी वाइफ निकाल के लाती है खजाना कि ये लो इतने पैसे लेके जाओ, तुम्हारा बिजनेस तुम वापस करो। सी इज ए बैंकर। वो छोटा छोटा सेविंग करती रहती है। ये हमारे कल्चर में ऑनेस्टी, सेविंग, समय आने के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना, ये हमारे कल्चर में है और ये दुनिया में केवल भारत के अंदर है। दैट इज द रीजन भारत आगे जा रहा है और आगे जाएगा। भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने जो पहले आपसे पूछा था उसी के विषय में फिर से पूछ रहा हूं कि जो
होम लोन लेने वाले व्यक्ति के लिए क्या ब्याज की जो दरें हैं, क्या एक समस्या है? आपको लगता है कि थोड़ा अगर उसमें गिरावट हो तो थोड़ा वहां पे और गति पकड़ेगा? देखिए, हर चीज में गिरावट हो तो सबको अच्छी लगती है। आप यहाँ पर यदि आज शाम को डिनर सबको कराने वाले हैं तो 3000 की प्लेट यदि होटल वाला आपसे 2000 चार्ज करेगा तो सबको अच्छा लगेगा। पर वो 3000 चार्ज करेगा तो अच्छी सर्विस दे सकता है, अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकता है, तो उसको उसका खेल खेलने दीजिए। हम हमारा खेल खेलते रहते हैं। ब्याज के कारण कोई फ्लैट वाला रुकता नहीं है, क्योंकि अभी बैंकर्स ने बहुत इजी इंस्टॉलमेंट और बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस दे रखे हैं, और सरकार भी चाहती है कि लोगों के अपने घर हों। माननीय मोदी साहब पहले से कहा करते थे कि ये रेंटल जो सिस्टम है उसकी बजाय ओनरशिप का। आपको मैं एक बताऊंगा, आश्चर्यजनक बात, आपको पता है कि नहीं पता, 28 तारीख को या शायद 25 तारीख को, मैं एग्जैक्ट थोड़ा सा डेट भूल रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर माननीय अमित भाई शाह आने वाले हैं, और आप 10 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग को एक दिन के अंदर वो लोगों को की हैंड ओवर करेंगे। तो ये महाराष्ट्र में बने घर तब उनको की हैंड ओवर कर रहे हैं, और बाकी लोगों को वो उसका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप ये मतलब मैं तो समझता हूं कि एक भारत में जब जब दिक्कत आती है तब कोई न कोई व्यक्ति को भगवान दुनिया पर भारत में भेजता है, भारत को बचाने के लिए, भारत को बढ़ाने के लिए। वैसे ही नरेंद्र भाई मोदी हैं, जो पिछले 70 साल के अंदर एक पर्टिकुलर पार्टी ने देश को बर्बाद किया। आजादी हमने इसके लिए नहीं पाई थी जो हमने पीछे अभी देख रहे थे। आजादी, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने अपने प्राण इसके लिए दिए थे कि उनको एक अलग भारत की कल्पना थी। अभी तो भूल ही गए कि उनका सपना क्या है। 70 साल के अंदर हमने इतना सब कचरा इकट्ठा कर दिया भारत के अंदर कि उसको साफ करते करते माननीय मोदी जी को भी बहुत तकलीफ हो रही है। पर मेरा विश्वास मेरा कायम है, आपका भी विश्वास कायम है, इसीलिए आप लोग अपने नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई एक आदमी ऐसा है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिले और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, आगे क्या होने वाला, मैं भी रुक जाता हूं। कोई रुकने वाला नहीं है। एवरीबडी इज इन स्पीड बोट। तो भारत आगे बढ़ रहा है और साथ में महाराष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है। आपने क्योंकि नुकसान और इस प्रकार से जो पहले समय की बात कही थी एक उत्तर में, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो हमने स्थिति देखी थी कि रियल एस्टेट में बैड डेट हो गया था, डिफॉल्ट हो गया था, इतनी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, लोगों को घर नहीं मिले थे, आपको लगता है कि वो अब समस्या परमानेंटली हल हो गई? कहीं ऐसा डर तो नहीं है कि फिर से वैसा एक साइकिल शुरू हो सकता है? परमानेंटली हल हो गई है, और इंडिया टुडे से ज्यादा अच्छा एनालिसिस और फ्यूचर कास्ट या तो कोई बड़ा ज्योतिषी कर सकता है या इंडिया टुडे कर सकता है। तो इंडिया टुडे के प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता देता हूं कि अभी वापस आने वाला नहीं है। कोई चाहे तो भी नहीं आ सकता है, क्योंकि इतने माननीय मोदी साहब ने इसके अंदर ब्रेक लगा दी है। तो कोई चाहे तो भी गड़बड़ नहीं कर सकता है। पैसा जो आपका प्रोजेक्ट में आएगा वहां पर ही आपको यूज करना पड़ेगा, उसको आपको हिसाब देना पड़ेगा। और इससे ज्यादा एक अभी इज्जत का डर हो गया है। इसके पहले तो कई सारे लोग गलत कर रहे थे, तो मैं भी गलत कर लूं, क्या फर्क पड़ता है। अब कई सारे नहीं बचे हैं, अब कोई एक करेगा तो उसको यहां पर खड़ा कर दिया जाएगा। इसके लिए भारत के अंदर रियल एस्टेट के अंदर समझो या कोई भी बिजनेस में समझो, अब न तो कोई मलाया आएगा ना और कोई गलत आदमी आएगा कि उसको लंदन में या केनिया में भागना पड़ेगा। भारत का पैसा भारत के रहेगा, ना तो कोई बैंक डूबेगी, ना कोई बिल्डर डूबेगा, ना कोई बड़ा इंडस्ट्री वाला डूबेगा। यस, अभी भी राम राज्य नहीं आया है, इसलिए छोटी छोटी जो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में कभी कभी आप सुन लेते हैं, वो लोगों के ब्लाइंड फेथ का मिसयूज करते हैं। पर मैं जितना समझता हूं, मैं जितना मोदी साहब को और देवेंद्र जी को और अमित भाई को जानता हूं, दोज कल्प्रिट्स आर हैविंग देयर लास्ट डेज। 2 साल के बाद में यहां पर कोई प्रॉब्लम आने के बाद में ये लोग इसको अनदेखा नहीं करते हैं। हमको नहीं समझ में आ रहा है, पर उन्होंने नोट कर लिया इस चीज को। और 2 साल के बाद के अंदर आप भारत में एक भी कोऑपरेटिव बैंक को डूबता हुआ नहीं देखोगे, लोगों के पैसे डूबते हुए नहीं देखोगे। ये मैं मेरे विश्वास के साथ में यहां पर आपके यहां भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी है, क्योंकि आपने उल्लेख किया, और दिनेश खरा जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जीवन उन्होंने दिया है अपना, वो यहाँ पे है। दिनेश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक माइक यहाँ पे अगर तुरंत हम दे पाए। आप यहाँ ना, खरा साहब आप यहाँ प्लीज। तो आप बैठिए ना। आपको मैं खड़े होकर नमस्ते करना चाहता हूं। आपने स्टेट बैंक को नहीं, पूरे बैंकिंग के सिस्टम को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। दिनेश जी, जो रियल एस्टेट और बैंकिंग से संबंधित विषयों पे काफी इतने विस्तार से लोधा जी बोल रहे हैं, इसमें जैसे आप एक कोई टिप्पणी जोड़ना चाहें, और अगर कोई
प्रश्न भी हो तो हमारे सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, लोढ़ा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि रेरा के आने के बाद जो एक कॉन्फिडेंस आ गया, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरा जो जो आप एक सवाल पूछ रहे थे कि जो कुछ फ्लैट्स और जो बिल्डिंग्स जो कंप्लीट नहीं हुई और जिसमें कुछ लोगों को परेशानी हुई, उसमें एक्चुअली स्वामी फंड के थ्रू जो है काफ़ी फाइनेंस किया गया है। और कुछ ही दिन पहले जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी यहीं पर थी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, और उन्होंने कुछ लोगों को कीज़ भी प्रोवाइड की है। तो आई थिंक वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था उससे बहुत राहत मिली है इस विषय में भी। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आखिरी कुछ मिनट हमारे पास हैं, कार्यक्रम जो अगले चरण पे पहुंचने वाला है। लोढ़ा जी, एक प्रश्न थोड़ा अगर आपका परमिशन हो तो बैंकिंग और इकोनॉमी से हटके थोड़ा राजनीतिक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी ऐसी अटकलबाजी हो रही है कि नई जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, सब उत्साहित हैं जिन लोगों ने यहां वोट दिया होगा, जो हम जैसे लोग, मेरा वोट दिल्ली में है बाहर से देखते हुए, कि एक ऐसी सरकार है जो डबल इंजन की सरकार है, महायुति है, दिल्ली, सब लोग साथ में मिल रहे हैं। बट ऐसे कहीं ना कहीं पे र्यूमर कह लीजिए, खबरें आ रही हैं कि कहीं पे शिंदे जी खुश नहीं है, फडणवीस जी से बन नहीं रही है, तालमेल नहीं हो रही है। ये कहीं वाकई में सही खतरा तो नहीं है? क्योंकि इससे मार्केट, शेयर बाजार, सब लोग इसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो यदि वो खतरे की चिंता आपको है या किसी शेयर वाले को है तो उसको निकाल दीजिए। आज शेयर मार्केट को 5-10% बढ़ने दीजिए, क्योंकि ये केवल इतना ही है कि घर में एक बहू, दो बहू, तीन बहू आ गई तो जो जेलिंग पीरियड लगता है वो जेलिंग पीरियड लग रहा है। अभी ऐसा है कि तीनों ही समझदार हैं, ये सीएम डीसीएम सब रहे हुए हैं और सबका 20, 25, 30 साल का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और सबको अगले 15, 20, 25 साल काम करना है। और सबको ये मालूम है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह की नज़रों में कुछ भी चीज़ छुपी हुई नहीं रहती है और महाराष्ट्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ये सब मिलकर काम करेंगे। आप अगले महीने जो सीईओज़ की मीटिंग ले रहे हैं, उस सीईओ की मीटिंग में शायद आपको ये सवाल करने की भी जरूरत नहीं लगेगी। ऐसा एक महीने के अंदर एटमॉस्फेयर सारा आपको अच्छा लगेगा। चलिए, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आपने क्लैरिफिकेशन दी है। मैं आपसे जब पिछली बारी मिला था उस टाइम एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं मिला था, मैं और मेरे एक साथी आपके पास मिलने आए थे। तब आप अपने ग्रुप की पूरी कमान संभाल के चीज़ों को संभाल रहे थे। तब से आपने एक प्रकार से, मगर मैं कहूँ, बिजनेस से संन्यास लिया है, पर सार्वजनिक जीवन में आप इतना समय दे रहे हैं। आपने ऐसा क्यों किया? और दूसरा, ये करके आपका अनुभव जो 6-7 वर्ष आपने इसमें लगाए हैं, तो कई लोग शायद ऐसा सोच रहे होंगे अपने उत्तराधिकारी के बारे में भी, आप उनको क्या नसीहत देंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बिजनेस मैंने जब किया खूब जम के किया और मन से किया, पर मेरे को बहुत पहले मैंने बच्चों से कह दिया था कि जिस दिन मेरे को ये लगेगा कि तुम मेरे से ज़्यादा होशियार हो गए हो, स्मार्ट हो गए हो, अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हो, उस दिन मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूँगा। मैं खारा साहब के पास में मेरे सन अभिषेक के साथ में गया था, कई बार गया था, उनको पता ये बात, और वो आपके सामने कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अकेले में तो आपको कह देंगे कि अच्छा हुआ मंगल जी रिटायर हो गए तो अभिषेक ने ज़्यादा अच्छी तरीके से बिजनेस संभाल लिया। तो मैंने सोच समझ के ये बिजनेस में से रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद भी मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं अभी भी दूर से सब चीज़ वाच रखता हूँ, पर मैंने ईमानदारी से जो शपथ एज ए मंत्री राज्यपाल महोदय के सामने संविधान की ली थी, उस शपथ का मैं पूरा पालन करता हूँ। मैं मेरे बिजनेस को और मेरे राजनीति को कभी मिक्स नहीं करता हूँ। मेरे को इस बात को कहने में बहुत आनंद है कि मैंने आज तक मेरा बिजनेस का लाइफ मैंने 82 से स्वयं का छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। 82 से अभी 18 और 35 कितने 43 साल हो गए, 25, तो 43-45 साल के अंदर मैंने एक भी गवर्नमेंट का प्लॉट नहीं लिया, न मेरे बच्चों को मैं लेने देता हूँ। मेरा ईमानदारी से मानना यह है कि ईमानदारी से काम करके भी खूब पैसा मिल जाता है। रिटायरमेंट या इसमें से अलग होना एक बहुत समझ का निर्णय था, क्योंकि आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब ये है कि ये तो
आपके जाने के बाद में बच्चे उसको टेक ओवर करते समय आप वहाँ रहोगे भी नहीं, उनको इमरजेंसी में भी गाइड करने के लिए। इससे बहुत अच्छा ये है कि आपके सामने ही आप उनको हैंड ओवर कर दो, ताकि दूर रह के थोड़ा बहुत जो कोच करता है। एक वो बहुत पहले पिक्चर आई थी शाहरुख खान की, जिसमें हॉकी का मैच था, और हॉकी का मैच पिक्चर का नाम मैं भूल रहा हूं, लड़कियों की टीम थी दोनों, वो किसी को याद हो तो, चक दे इंडिया। तो चक दे इंडिया के अंदर जब फाइनल गोल का सवाल आता है तो कोच होता है शाहरुख खान, वो ग्राउंड में नहीं होता है, पर उसके बाद भी उस गोल को बचाने का वो आंखों के इशारे से करके गोल को बचा के इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाता है। तो यदि आप मैदान से बाहर हो गए हो तो भी यदि आप अवेलेबल हो तो अच्छा है कि आपकी टीम को आप गोल्ड मेडल दिला सकते हो। मैंने भी वही करने की कोशिश की। आपने गोल्ड मेडल दिलाने की कोशिश की, बट गोल्ड की जब बात हो रही है तो कहीं ना कहीं पे ये प्रश्न लोगों के मन में आया होगा कि आपने भारत के रियल एस्टेट का पूरा एक साइकिल देखा है 40-42 साल में जो हुआ, और एक जमाना ये था, ऐसा कहा जाता था और सब लोग शायद इस बात से सहमत हो गए कि ब्लैक मनी पे ही पूरा रियल एस्टेट चलता था। और आज रेरा, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन, अब डिजिटलाइजेशन, बाकी इनकम टैक्स में जितने कुछ बदलाव आए हैं, तो आज अगर आपसे ये मैं प्रश्न पूछूं कि भारत के रियल एस्टेट में कितना ब्लैक मनी अब बचा हुआ है, कितना चलता है, आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, अभी मैं कहूंगा तो आप विश्वास करोगे कि नहीं करोगे मुझे पता नहीं है, पर मैं मेरी ईमानदारी से आपको जवाब दे रहा हूं। मैंने मेरा पहला प्रोजेक्ट सिद्धार्थ बिल्डिंग नाला सुपारा के अंदर बनाई थी। उस समय उसकी फ्लैट की रेट थी 142 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, फुल वाइट में था। वो स्टेट बैंक के लिए हमने बाजू में एक कॉलोनी बनाई थी, स्टेट बैंक के क्लास 4 स्टाफ के क्वार्टर्स के लिए। तो ये जो एक सोच है कि सब इसमें ब्लैक ही होता है, वो सही सोच ही नहीं है। मेरा पर्सनल इंफॉर्मेशन और पर्सनल नॉलेज और पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कोई भी बिजनेसमैन ब्लैक में डील नहीं करना चाहता जिसको रात को आराम की नींद सोना होता है। पर चूंकि मेरे को किसी को आपको जमीन के लिए देना है या और किसी चीज के लिए खर्च करना है, उतना ही कवर करने के लिए आदमी करता है। अभी मोदी साहब ने सब बंद करवा दिया है, न किसी को देने की जरूरत पड़ती है, न किसी से लेने की जरूरत पड़ती है। ब्लैक मनी इज आउट, एवरीथिंग इज वाइट। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग कहेंगे कि ना खाते हैं ना खाने देते हैं। दिक्कत कई लोगों के लिए रियल एस्टेट में काम करना भी मुश्किल हुआ है। लोधा जी, एक और इससे जो जुड़ी हुई बात आपने, क्योंकि रियल एस्टेट की बात हो रही है, हमने रियल एस्टेट सेक्टर में इतने सारे जिसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखे जाते हैं कि स्टील इंडस्ट्री चलती है, टाइल इंडस्ट्री चलती है, कंस्ट्रक्शन चलता है, लेबर चलता है, और काफ़ी सुधार हुआ है। पर इतने साल हो गए जीएसटी आने के बाद भी राज्य के वित्त मंत्री और केंद्र सब उसको मिलके चला रहे हैं, पर रियल एस्टेट में टैक्सेशन को लेके जो जीएसटी से एक उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। क्या कभी हो पाएगा ये, कि बहुत जटिल विषय है? नहीं, ऐसा है कि केवल रियल एस्टेट की बात नहीं है। हर जगह हर एक को लगता है कि हमारा टैक्स ज़्यादा है, टैक्स कम होना चाहिए, पर सरकार को सरकार चलानी है, और सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि जो लास्ट पॉइंट के ऊपर आदमी बैठा है उसके लिए मैं कुछ क्या हम कर सकते हैं। आज आप और मैं तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर आए, एयर कंडीशन के अंदर बैठे हुए हैं। आज भी यहाँ पर 20-30% पॉपुलेशन भारत की ऐसी है जो खेत के अंदर ही खा के खेत में ही सो जाती है। तो यदि कोई भी अच्छी सरकार होगी तो उसके बारे में यदि नहीं सोचेगी तो सरकार कैसे चलेगी। इसलिए टैक्स लगता रहेगा। टैक्स का सिस्टम यही रहेगा कि बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बिजनेसेस से ज़्यादा पैसा लिया जाएगा और नीडी को बांटा जाएगा। खाली इतना ही इसमें अच्छा होना चाहिए कि राजीव गांधी के जो 100 रुपये घर पे 15 रुपये पहुँचते थे, 85 रुपये बीच में रह जाते थे, वो भी नहीं होना चाहिए। मोदी साहब के समय 100 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं और 100 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर से लोगों के पास में पहुँचते हैं। और ये जनधन, आधार और मोबाइल की जो एक सक्सेस रही है वो है। आज कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी रहने वाले थे। आखिरी समय पे एक बैठक हुई, वो दिल्ली गए थे। दिल्ली के नवीन मुख्यमंत्री के उद्घाटन समारोह में वो पहुंच नहीं पाए, शायद देरी होगी, और लोधा जी ने समय दिया है। लोधा जी, जाते जाते आपसे ये विषय, एक मैं जैसे आया तो एक किसी पुराने जान पहचान ने बोला कि
भाई सिद्धार्थ, आप तो दिल्ली रहते हो, आपको वहां की ज्यादा पता है, ये बताइए कि महिला मुख्यमंत्री क्यों बने दिल्ली में? तो मैंने कहा क्यों पूछ रहे हैं मेरे से? उन्होंने कहा नहीं, बाकी जितने एनडीए के राज्य हैं शायद उसमें ये पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, तो ये किस कारण हुआ? तो मुझे लगता है अगर आप इस पे समझा पाए तो शायद लोगों का थोड़ा फायदा होगा। नहीं, एक तो महिला मुख्यमंत्री बनी और आज उसकी शपथ हुई, इसका फायदा ये हुआ कि शिंदे साहब को वहां जाना पड़ा और मुझे ही आने का मौका मिल गया है। राहुल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राहुल जी जहां भी होंगे, राहुल जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। आई हैव ए ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम। ही हैज कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी दैट वी नीड यू एज ए नाइट वॉचमैन, सो आई एम हियर। आपने नाइट वॉचमैन में डबल सेंचुरी तो ऑलरेडी मारी है। देखिए, ऐसा है कि एक किसी को कोई पूछे यहां पर कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं, आप लोग तो खैर बहुत इंडिया टुडे के रीडर्स हैं, पढ़ते हैं, हुए हैं, पर बाहर निकल के आप पूछेंगे तो 70% लोगों को यह जवाब मिलेगा मुख्यमंत्री कौन है, वो 1 मिनट सोचने के बाद जवाब देंगे। ये सिचुएशन अच्छी है कि खराब है? मेरे हिसाब से ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। इस देश में अब व्यक्तियों का महत्व नहीं है, पार्टी और पॉलिसी का महत्व हो गया है। इसलिए कभी कोई पटेल साहब वहां के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी कोई यहां पर गुप्ता जी यहां की मुख्यमंत्री बन जाती है दिल्ली की, पर जो भी बना है उसको हटाने की जरूरत नहीं आई है। उसने अच्छी तरह से काम किया। कोई भी आदमी से पूछ लीजिए गुजरात अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मध्य प्रदेश अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। खाली पॉलिटिक्स खत्म हो गई और रात को फोन की घंटी बजेगी और कहेगा सुबह रिजाइन कर देने, वो धमकियां और डर का वातावरण खत्म हो गया। इसी लोग जम के काम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी भी बहुत अच्छा काम करेंगी। सी इज ए ग्राउंड लीडर। वो विद्यार्थी परिषद से ऊपर आई हैं, आरएसएस की स्वयंसेवक रही हुई हैं और इसके लिए बहुत ऑनेस्टी के साथ में दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। मैं दिल्ली में एक और लेडी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली आज जो है वो मेरी अपोजिशन पार्टी की हैं, फिर भी शीला दीक्षित जी ने एशियन गेम्स के समय बहुत अच्छा काम किया था और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी उस लाइन को भी तोड़ के और ज़्यादा अच्छा काम दिल्ली के अंदर करेंगी। जितना आपको बंबई की सड़कों पे घूमने को मजा आ रहा है, थोड़े दिनों के बाद में आप वापस कहोगे कि अभी मेरे को बहुत दिन आपने बंबई में रख दिया, अभी मेरे को वापस दिल्ली जाने दो। आप ग्रुप में डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है, बट क्या ग्रुप दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली में अब इन्वेस्ट करने की सोचेगा, क्योंकि वहां इतना बड़ा बदलाव आया है अब? मेरा इन्वेस्टमेंट केवल इतना है कि मेरे पार्टी के लोगों की डायरी के अंदर मेरे नंबर कैसे बढ़ सके, इसके अलावा मुझे आज की डेट में और कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोधा जी, आपने समय भी निकाला और संयम भी दिखाया और इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बिजनेस टुडे और इंडिया टुडे समूह की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।